सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य प्रवीण महेंद्रू है और मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से मैं आपको ज्योतिष की विद्या देने जा रहा हूँ, टोटली फ्री। इसी विद्या को सिखाने के लिए जो ज्योतिषी 20,000, 25,000, 50,000 रुपये आपसे लेते हैं, वही विद्या मैं एक सरल आसान तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूँ। बस मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप इस वीडियोस को सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, जहाँ दुविधा हो दोबारा उसको देखें और जल्द ही जल्द थोड़े से ही समय में आप ज्योतिष सीख जाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो आइए ज्योतिष को शुरू करते हैं। देखिए, अपना भविष्य जानने की इच्छा किसको नहीं होती है, अर्थात सभी को होती है। और जिस विद्या से भविष्य जाना जाता है उसका नाम ही है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष सीखना तो लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, कुछ ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ते हैं पर बीच में अटक जाते हैं। तो ज्योतिष के लिए दोस्तों गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। अगर आप सोचें कि हम पुस्तकों से ही ज्योतिष सीख जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको किसी न किसी गुरु का सानिध्य जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसी शब्दावली होती है पुस्तकों की और कहीं ना कहीं जहाँ तक अटक जाता है। तो इसीलिए एक गुरु का सानिध्य चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको ये शिक्षा शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बहुत जल्द हासिल करेंगे। और मैं इसको बड़े रोचक तरीके से आपको बताता जाऊंगा ताकि आपको आसान लगेगा। जो लोग ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं जानते वह भी इस YouTube के माध्यम से उसको देखकर और किसी भी कुंडली का विश्लेषण आसानी से कर पाएंगे और उसको भविष्यवाणी भी उस कुंडली को देखकर कर पाएंगे। और मेरा ये विश्वास है कि उसके बाद ये कोर्स सीखने के बाद में आप किसी भी ज्योतिषी के पास बैठकर अगर उसको वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, तो कहीं भी आप अपने आप को पीछे नहीं महसूस करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का दोस्तों अर्थ होता है प्रकाश देने वाला शास्त्र, यानी ज्योति देने वाला शास्त्र। ज्योतिष ये कब शुरू हुआ ये कहना बहुत
मुश्किल है, लेकिन ये शास्त्र बहुत प्राचीन शास्त्र है। क्यों? क्योंकि ये एक वेदों का ही अंक है। तो जो 6 वेद हैं हमारे, उसका ही एक अंश है ज्योतिष शास्त्र। तो इससे ये साबित होता है कि ये हजारों वर्ष पुराना एक ज्योतिष शास्त्र विद्या है। अब दैनिक जीवन में ज्योतिष शास्त्र की उपयोगिता किससे छिपी हुई है? चाहे विवाह का मामला हो, संतान का मामला हो, व्यापार, नौकरी, यात्रा, भवन निर्माण, बीमारी आदि सभी विषयों पर ज्योतिष शास्त्र ही मार्गदर्शन करता है। किस समय कौन सा कार्य करना उचित होगा या अनुचित होगा, किस काम में लाभ होगा, किस काम में हानि होगी, इन सभी विषयों पर दिशा निर्देश ज्योतिष देता है। तो आइए अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो मेन स्तंभ हैं वो हैं राशियां, 12 राशियां और 9 ग्रह और 12 भाव और 27 नक्षत्र। ये मेन स्तंभ हैं ज्योतिष के। तो आइए इनको बारी बारी से लेकर इनके ऊपर हम चर्चा शुरू करते हैं। और आज जो है सबसे पहले हम राशियों से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह हैं, ये तो आपको पता ही है। और सूर्य के आसपास हमारे ग्रह वो भ्रमण करते रहते हैं। पृथ्वी भी इसमें से एक है। और आकाश में सितारों का समूह, बहुत सारे सितारे हैं और उनके समूह हैं। तो जो सितारों के समूह हैं वो उनको हमने नक्षत्रों की संज्ञा दी हुई है। और कुछ ऐसे नक्षत्रों के समूह हैं उनको ही हम राशियों की संज्ञा दी हुई है ज्योतिष में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 12 राशियां हैं और उन्हीं 12 राशियों को अगर हम सब डिवाइड करें तो वो 27 नक्षत्र बन जाते हैं। और इन्हीं राशियों की और 9 ग्रहों की और 27 नक्षत्रों की ही ज्योतिष में प्रधानता है। इसी के आसपास सारा ज्योतिष घूमता है। अब जैसा मैंने कहा कि 12 राशियां कौन कौन सी हैं, तो उसका ये एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 12 राशियां कौन सी हैं। और हर एक राशि का एक एक ग्रह स्वामी होता है। तो ये आप इस चार्ट में देखें कि कौन सी राशि और उसके आगे उसका कौन सा ग्रह स्वामी होता है। ये नंबर 1 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है मेष राशि, जिसका ग्रह स्वामी आगे लिखा हुआ है मंगल। तो पहली राशि है मेष, जिसको हम इंग्लिश में एरीज भी बोलते हैं, उसका स्वामी है मंगल। दूसरी राशि वृष राशि, इसको कुछ ज्योतिषी वृषभ राशि भी बोलते हैं, जिसका स्वामी ग्रह होता है शुक्र। तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि, जिसका स्वामी बुध है। चौथी राशि कर्क राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा है। पांचवी राशि सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य होता है। छठी राशि हमारी कन्या राशि होती है, जिसका स्वामी बुध है। सातवीं राशि तुला राशि, जिसका स्वामी शुक्र है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि होती है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। और 9वीं राशि हमारी धनु राशि कहलाती है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। 10वीं राशि मकर राशि, जिसका स्वामी ग्रह शनि है। और 11वीं राशि कुंभ राशि, जिसका स्वामी ग्रह शनि है दोबारा से। और 12वीं राशि आखिरी राशि मीन राशि, जिसका स्वामी ग्रह भी बृहस्पति है। तो दोस्तों ये आपने देखा कि इसमें कर्क और सिंह, इन 2 राशियों को छोड़ के जिनके स्वामी एक ही हैं, जैसे कर्क का चंद्रमा है और सिंह राशि का सूर्य है, बाकी सभी राशियों के स्वामी को ग्रह को 2-2 राशियां मिली हुई हैं। जैसे मंगल को मेष और वृश्चिक राशि, शुक्र को वृषभ और तुला राशि, और बृहस्पति को धनु और मीन राशि, और शनि को मकर और कुंभ राशि, और बुध को
मिथुन और कन्या राशि। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व है और सिर्फ चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि का यानी कर्क और सिंह का स्वामित्व है। तो आगे जाके हम जब ये चार्ट बनाएंगे कुंडली का 12 भाव बनाएंगे तो उसमें दोस्तों ये नंबर ही इसमें इस्तेमाल हुआ करेंगे। उसमें हमने राशियों के नाम नहीं डालने होते, उसमें हम इनके नंबर, जैसे 1 नंबर है तो वो मेष राशि को वो बताएगा, 2 नंबर जो लिखा जाएगा उसका मतलब होगा वृषभ राशि। तो इस प्रकार मैं आपको एक भावों का चार्ट दिखाता हूँ जिसमें हम राशियों के नंबर डाले जाते हैं, नाम नहीं लिखे जाते। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि इन राशियों के नाम भी आप याद करें और इनके आगे जो नंबर लिखा जाता है उनसे आपको पता होना चाहिए। अगर 4 नंबर लिखा हुआ कहीं भी आ जाए तो आपको ये होना चाहिए कि ये 4 नंबर कर्क राशि है। वहाँ पे कर्क नहीं लिखा हुआ आएगा कुंडली में, 5 नंबर लिखा आएगा तो सिंह नहीं लिखा आएगा, तो 5 नंबर का मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये सिंह राशि है। इसी प्रकार 12 नंबर जहाँ कुंडली में लिखा जाएगा किसी भाव में तो उसका मतलब मीन राशि ही होगा। तो ये मैं आपको एक चार्ट, तो ये दोस्तों ये चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जहाँ पर कुंडली में, ये पहले तो ये समझ लीजिए ये कुंडली हमारी होती है जो आकाश का नक्शा होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी का एक स्क्रीनशॉट लेके उसी को हम इस कुंडली में बिठाते हैं। यानी कि जो जो ग्रह जिस जिस राशि में होता है उस ग्रह को उस राशि में ही हम बिठाते हैं। मैं आगे जाके उसको विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये कुंडली है और ये उसके 12 भाव होते हैं। ये प्रथम भाव जिसको हम लगन भाव भी बोलते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये भाव हैं। तो जो मैं जैसे कह रहा था कि इसमें हम नंबरिंग इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम राशियों के नाम लिखते हैं। तो जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो उससे हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये मेष राशि है। अगर 2 नंबर है जहाँ पर लिखा हुआ तो वो वृषभ राशि ही है। 3 नंबर अगर लिखा हुआ है कहीं तो ये मिथुन राशि है। इसी प्रकार 4 नंबर अगर कहीं लिखा है तो वो कर्क राशि है। 5 नंबर जहाँ लिखा है वो सिंह राशि है। 6 नंबर जहाँ लिखा है वो कन्या राशि है। 7 नंबर जहाँ लिखा है वो तुला राशि है। 8 नंबर वृश्चिक राशि है। 9 नंबर धनु राशि है और 10 नंबर मकर राशि है। 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है। इस प्रकार हमें याद रखना पड़ेगा, नंबर लिखना होगा और नंबर से ही हमें ज्ञात करना है कि ये कौन सी राशि है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जन्म कुंडली जो होती है, जब बालक का जन्म होता है तो उस समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है, जिस जिस राशि में वो भ्रमण कर रहे होते हैं, उन्हीं की एक स्क्रीनशॉट लेके, एक पिक्चर लेके, जिस जिस राशि में और जिस जिस नक्षत्र में वो भ्रमण कर रहे हैं उसी को हम इस चार्ट में वो बिठा देते हैं और वही जन्म की कुंडली बन जाती है। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि लगन कौन सा लिया जाए। लगन मतलब प्रथम भाव में नंबर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ था, तो 1 नंबर का मतलब है कि मेष लगन। अगर वहीं पहले प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा होगा तो उस जातक का जो लगन होगा वो वृषभ कहलाएगा। इसी प्रकार अगर प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा है तो वो मिथुन लगन होगा। और उससे ही आगे पहले भाव में जो सबसे पहले जो नंबर लिखा जाता है प्रथम भाव में, उसके आगे की नंबरिंग जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज वो सारी नंबरिंग उसी हिसाब से पूरे 12 भावों में कर दी जाती है। मान लो प्रथम भाव में 3 नंबर है
तो फिर उसके बाद द्वितीय भाव में हम 4 नंबर और फिर उससे आगे तृतीय भाव में 5 नंबर और इसी प्रकार नंबरिंग करते हुए वो 12 द्वादश भावों तक हम करते हैं। अब लगन कौन सा बिठाना है सबसे पहले, तो उसकी हमें चाहिए पंचांग की सहायता। दोस्तों अलग अलग राइटर्स ने पंचांग बनाते हैं और ये हर साल नया पंचांग आता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी अच्छे विद्वान का पंचांग आप उठाइए और पंचांग में जब बालक का जन्म हुआ तो वहाँ पे आपने देखना है कि इस समय कौन सा लगन चल रहा था, और उस लगन को मान लो वो कहता है कि ये वृश्चिक लगन इस समय चल रहा था, तो वृश्चिक राशि के आगे आपको पता है 8 नंबर है, तो आपने प्रथम भाव में 8 नंबर लिखना है और उसके बाद में फिर एंटी क्लॉकवाइज 9, 10, 11, 12 ऐसे नंबरिंग करते हुए तो आपने उसको नंबरिंग कर देनी है कुंडली में। लगन क्या होता है कि जब सूर्य पूर्व क्षितिज में जब उदय होता है तो उस समय जो भी राशि वो उस पूर्व क्षितिज से उदय हो रही होती है उसको हम लगन बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ जिस शहर में बालक का जन्म हुआ वो सूर्योदय से लेके 2 घंटे के करीब तक पहला जो लगन बनता है वो ही लगन होता है जिसमें सूर्य जिस राशि में संचार कर रहे होते हैं। सूर्य 1 महीना 30 दिन के करीब एक राशि में संचार करते हैं। तो दोस्तों जब वो सूर्य उदय होता है पूर्व क्षितिज में तो उस समय वही राशि चल रही होती है जिसमें सूर्य संचार कर रहे होते हैं। तो 2 घंटे तक वही लगन जो हमारा आएगा और ये पंचांग की सहायता से आप उसको देख भी सकते हैं। मान लो सूर्य वृश्चिक राशि में आजकल संचार कर रहे हैं तो पहले 2 घंटे लगन 8 नंबर का वृश्चिक राशि का जो नंबर होता है वही रहेगा। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर वो नंबर बदल के वो धनु का 9 नंबर आ जाएगा। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर 10 नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार 24 घंटे में 12 लगन चेंज होते हैं। तो जब आपका एक लगन आ गया पंचांग की सहायता से आपने देख लिया, उसके बाद में आपने सारे भावों में नंबरिंग कर देनी है। फिर आपने पंचांग की सहायता से देखना है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में विचरण कर रहा है, जिसको हम गोचर बोलते हैं कि आज की डेट में कौन सा ग्रह कौन सी राशियों में भ्रमण कर रहा है, तो वो गोचर। तो उसको हमने उन्हीं भावों में ग्रहों को बिठा देना है और यही एक बहुत ही आसान तरीके से उसकी जन्म पत्री बालक की बन गई। और दोस्तों इसी जन्म पत्री में उसकी पूरा का पूरा जीवन लिखा गया है और वो ज्योतिषी को उसको पढ़कर ही बताना है कि उसको भविष्य में आने वाले क्या क्या उसको फल मिलने वाले हैं। भगवान ने इस जो ग्रहों के मूवमेंट के हिसाब से उसकी पूरी जीवन काल का वृत्तांत उस जन्म पत्री में लिख दिया है। अब ये हमारे ज्योतिषियों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको कितना पढ़कर बता सकते हैं। अब हो सकता है कि मैं उसको 40% तक पढ़ पा रहा हूँ, कोई मेरे मित्र हैं विद्वान वो उसको उसी कुंडली को 80% तक वो पढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार इट वेरीज फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर कि वो कितना उस पर ज्ञान है और वो कितना पढ़ पा रहा है। लेकिन ये ब्रह्मा ने इस कुंडली में पूरा का पूरा जीवन बहुत माइन्यूटली लिखा हुआ है। तो एक लोगों को जब परेशानी आती है वो ज्योतिषी के पास आते हैं और वो ज्योतिषी का ये धर्म हो जाता है कि उनको कुंडली को पढ़कर और उनका भविष्य बताए कि उनको भविष्य में आने वाले कौन सी परेशानियां आ रही हैं और क्या उसका अच्छा समय आने वाला है, क्या उसका बुरा समय आने वाला है, और अगर बुरा समय आने वाला है तो वो कौन से उपाय करे, कौन सी सावधानियां करे जिससे वो जीवन को सफल बना सके।